क्वेश्चन नंबर 16। फिफ्टीन में बताया गया था मैं आप लोगों को, इसको बताया था मैंने आपको कैसे, फैक्टर थ्योरम। जब हम a बराबर माइनस बी लेंगे तो डिटरमिनेंट बनेगा मेरे पास 2b, ये 0, ये c माइनस बी, ये 0, ये माइनस 2b, ये b प्लस सी, ये c माइनस बी, ये c प्लस बी, ये माइनस 2c, ये रहेगा मेरे पास। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया 2b 4bc माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी 2b इंटू सी माइनस बी, तो ये बन गया माइनस ऑफ b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म इससे कैंसिल। ऐसी बाकी फैक्टर भी लेंगे तो जैसे अपन ने लिया b बराबर माइनस सी बराबर माइनस ए, उससे भी 0 आ रहा हो, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी k टाइम्स ऑफ a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। अब a1 b1 c0 डाल दो, a1 b1 c0 डाल देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 2 1 2 -2 1 1 1 0, और यहाँ से कितना आ गया k इंटू 2, b प्लस सी इज 1, c प्लस ए इज 1, तो 2k, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 आ जाएगा, k कितना आ जाएगा 4। क्लियर है क्या? 16 क्वेश्चन की बात करें, अगर हम एक ट्रायंगल अज्यूम कर लें, दिस ट्रायंगल ABC जिसके वर्टाइसेस हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, साइड लेंथ मान ली कुछ भी a b c, अदरवाइज ऐसे मान लो, इसको a मान लो, इसको b, इसको c, तो डेल्टा कितना होगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये आएगा डेल्टा। तो डिटरमिनेंट का स्क्वायर, अगर हम बात करें, हमको दिया है 4 टाइम डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर कितना आ गया, 4 डेल्टा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 16 डेल्टा स्क्वायर। होगा ही नहीं होगा। और डेल्टा स्क्वायर कितना होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये आ गया 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c, 2s is a plus b plus c, 2s minus 2a is b plus c minus a, this is a plus c minus b, this is a plus b minus c। हो गया? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 17 में let the 3-digit number A28 3B9 6 where ABC are integers between 0 to 9 be divisible by a fixed integer k, show that the determinant is also divisible by same integer k। तो जो मेरे पास लिखा हुआ है A28 can be written as 100A plus 2 into 10 plus 8, 3B9 can be written as 100 into 3 plus 10 into B प्लस 9, और तीसरा आ रहा है पास 62C इज 100 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2 प्लस C, ये आ रहा है। अब जो डिटरमिनेंट मेरे को गिवन है, इसमें हम क्या करें, R2 गोज टू R2, ये A कैपिटल वाला है, R2 प्लस 100 R1 प्लस 10 R3। जैसे आपने ये किया तो डिटरमिनेंट बन जाएगा आपके पास, जो मेरे पास रो 1 सेम रहेगी, ये A 3 6, यह बन जाएगा 100A प्लस 10 इंटू 2 प्लस 8, या 100 इंटू 3 प्लस 10B प्लस 9, या 100 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2 प्लस C, यहाँ आ गया 2B2, ये आ रहा है। अब जो मेरे पास रो 2 बन रही है वो बेसिकली नंबर बन रहे हैं, तो मेरे पास जो बन रहा है यहाँ पे
3 6, यहाँ नंबर कौन सा है मेरे पास? 828, 828, यहाँ पे कौन सा नंबर है? 3B9 और यहाँ पे 623 विच इज 2B2। अगर ये नंबर के मल्टीपल हैं तो मेरे पास क्या होगा? 828 कैन बी रिटन एज KQ1, 3B9 कैन बी रिटन एज KQ2 और 62C कैन बी रिटन एज KQ3। ये आएगा। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा? ये आ गया मेरे पास KQ1, KQ2, KQ3। अब जो मेरे पास रो 2 है उससे कॉमन क्या आ रहा है? K। तो ये पूरा केक बाहर आ गया। तो क्या के का मल्टीपल आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? इसमें हम क्या करेंगे? R1 गोज टू R1 प्लस R2, R1 गोज टू R1 प्लस R2, तो कितना बन जाएगा ये? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, cos c प्लस cos d बन जाएगा। cos c प्लस cos d कितना होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c माइनस d बाई 2। तो मेरे पास जो भी बन रहा है ये कितना बनेगा? 2 cos x cos y। यहाँ कितना बनेगा? 2 cos y cos z या 2 cos z cos x, और यहाँ पे cos x प्लस वाई, यहाँ पे cos y प्लस z, यहाँ पे cos z प्लस x, साइन x प्लस वाई, साइन y प्लस z, साइन z प्लस x। ये आएगा। अब मुझे बताओ रो 1 में से कॉमन क्या आ रहा है? 2। अगर रो 1 में से 2 कॉमन आ रहा है तो पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ये पूरे में से 2 कॉमन आ गया, ये 2 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1। तो रो 2 में जो लिखा हुआ है वो लिखा है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो cos x cos y क्या हो जाएगा? कैंसिल, और माइनस बाहर क्या जाएगा? कॉमन। तो मेरे पास क्या बचेगा? ये 2 हट गया यहाँ से। यहाँ क्या बचेगा? sin x sin y sin y sin z sin z sin x, और बाहर क्या जाएगा? -2। ये आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब जो ये वाली टर्म है मेरे पास, इसके बाद हाँ ये लिखा हुआ है sin x cos y प्लस cos x sin y, ये लिखा हुआ है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो हाँ, टेक sin x sin y कॉमन फ्रॉम C1, टेक sin y sin z कॉमन फ्रॉम C2, टेक sin z sin x कॉमन फ्रॉम C3। तो बाहर क्या आ गया? sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y sin स्क्वायर z। तो पूरे के बाहर आ गया मेरे पास -2 sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y sin स्क्वायर z, और अंदर बन गया मेरे पास cot x इंटू cot y इंटू cot z इंटू cot x 1 1 1। ये बन गया cot x प्लस cot y, ये बन गया cot y प्लस cot z, ये बन गया cot z प्लस cot x। ये आएगा। अब एक काम करो, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो बाहर तो वही रहेगा -2 साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y साइन स्क्वायर z, और यहाँ कितना बन गया? cot x कॉमन आया, cot y माइनस cot z, यहाँ से cot z कॉमन आया, और यहाँ भी cot y माइनस cot x।
यहाँ पे कॉट जेड कॉट एक्स, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ आ गया कॉट वाई माइनस कॉट जेड, यहाँ पे आ गया कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ कॉट जेड कॉट एक्स। ये आ रहा है। अब कॉलम 1 से क्या कॉमन आ रहा है? कॉट वाई माइनस कॉट जेड, और कॉलम 2 से क्या कॉमन आ रहा है? कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो ये आ गया -2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर जेड कॉट वाई माइनस कॉट जेड एंड कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ये आ रहा है। यहाँ बचेगा कॉट ऑफ एक्स 0 1, कॉट ऑफ जेड 0 1, कॉट जेड कॉट एक्स 1, कॉट जेड प्लस कॉट एक्स। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब जो इसको एक्सपेंड करेंगे इसके अबाउट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉट माइनस प्लस माइनस, ये कॉट जेड माइनस कॉट एक्स। आगे कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो बेसिकली ये जो फैक्टर्स बन रहे हैं ये बन रहे हैं -2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर जेड। इसका साइन चेंज किया तो इसको लिख लिया, या ये सेम ही रहने दो। ये बन रहा है कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, और दूसरा बन रहा है कॉट वाई माइनस कॉट जेड, और तीसरा कॉट जेड माइनस कॉट एक्स। ये 3 बन रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉट वाई माइनस कॉट जेड, साइन कॉस में चेंज किया तो कितना बन गया है? कॉस वाई साइन जेड माइनस साइन वाई कॉस जेड, अपॉन में कितना आ गया? साइन वाई साइन जेड। तो कितना आ गया? साइन ऑफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई, यही बनेगा ना? साइन ऑफ जेड माइनस वाई बाय साइन वाई साइन जेड, ये आएगा। सिमिलरली कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ये कितना बनेगा मेरे पास? साइन ऑफ एक्स माइनस जेड बाय साइन एक्स साइन जेड, और लास्ट में कौन सा बच रहा है मेरे पास? कॉट जेड माइनस कॉट एक्स विल बी इक्वल टू साइन, सॉरी ये कर लिख दिया, एक्स माइनस वाई, ये साइन ऑफ एक्स माइनस जेड बाय साइन एक्स साइन जेड। तो नीचे वाले कट जाएंगे और ऊपर वाला आपको चाहिए। हो गया? क्लियर है क्या? किसी का हुआ सही है? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 19 में वही सेम प्रॉपर्टी, C1 गोज टू AC1 प्लस BC2 प्लस CC3, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। क्वाड्रेटिक फैक्टर तभी बनेगा जब ABC से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/a तो बाहर आ गया, और यहाँ दो क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस BC प्लस सी स्क्वायर प्लस BC। यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस AC प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC। यहाँ आ गया a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर प्लस AB प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे b माइनस सी, b प्लस a, c प्लस b, c माइनस a, c। ये BC सब कैंसिल हो गया। कॉमन क्या आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय a बाहर आ गया। अंदर कितना बचा मेरे पास? 1 1 1, b माइनस सी, b प्लस a, c प्लस b, c माइनस a, c। ये आ रहा है। अब दो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया एक्सपेंड करने से पहले क्या करना चाहिए? 0 बना लो। तो R1 गोज टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय a, यहाँ बन गया 0, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ a प्लस सी, यहाँ पे आ गया b, यहाँ पे 0, यहाँ माइनस a 1,
बी प्लस ए सी, रो टू से माइनस ए कॉमन निकल के कट जाएगा और एक्सपेंड कर देना तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो इसके बाद फैक्टर बन जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ देखिए आप, तो आप दिखाना मुझे अपना R1 गोज टू R1 माइनस R3, R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, ये आ गया कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ सी 0, ये आ गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये आ गया कॉट बी माइनस कॉट सी 0, ये आ गया साइन स्क्वायर सी कॉट ऑफ सी 1। ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी कितना होगा मेरे पास, साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस सी। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ ए माइनस सी बाय साइन ए साइन सी 0। सिमिलरली सेकेंड में बनेगा साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और यहाँ बनेगा माइनस साइन ऑफ बी माइनस सी बाय साइन बी साइन सी 0, और तीसरे में साइन स्क्वायर सी कॉट सी 1। ये आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसमें से पहले रो में से कॉमन क्या आ रहा है, साइन ए माइनस सी। क्या आ रहा है? तो पूरे में से साइन ए माइनस सी कॉमन निकाल लिया रो 1 में से। रो 2 से कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब जो मेरे पास साइन ये ए प्लस सी है, कितना होगा साइन बी, इसको लिखेंगे ना पाई माइनस बी, तो ये आ गया साइन बी माइनस 1 अपॉन साइन ए साइन सी 0, ये आ गया साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन बी साइन सी 0, और फिर आ गया साइन स्क्वायर सी कॉट सी 1। अब पहले वाले कॉलम को साइन ए साइन सी से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले कॉलम को साइन बी साइन सी से मल्टीप्लाई करो। सिर्फ कॉलम नहीं, रो को, पहले वाली रो को साइन ए साइन सी से मल्टीप्लाई करो, साइन ए साइन सी से। तो साइन ए साइन सी क्या करना पड़ेगा, और दूसरे वाले को करो साइन बी साइन सी से। तो यहां क्या बन गया, साइन ए साइन बी साइन सी। यहां कितना बन गया, -1 0। ये बन गया साइन ए साइन बी साइन सी, यहाँ -1 यहाँ 0। यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर सी कॉट सी 1। अब रो 1 रो 2 क्या आ रहा है, सेम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 अरे अपन वही मल्टीप्लाई बाय ए बी सी इन रोज एंड टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम। मल्टीप्लाई इन रोज एंड कॉमन फ्रॉम कॉलम। बताया था इससे वाली, अरे बताई थी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा मेरे पास। तो ये तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये बन जाएगा ए से मल्टीप्लाई की, यहाँ बी स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ सी स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहाँ पे तो सेम रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ रहा है। अब तो समझ में आ रहा है कुछ। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे आपने R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किया तो हमारे पास रो 1 में क्या बन जाएगा,
ये जो माइनस वाली टर्म है वो कट जाएगी और यहाँ बच जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन पढ़िए कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको? 1 दिया हुआ है ना। तो ये वैल्यू मेरे पास वही 1। अब आधा क्वेश्चन तो मेरा वैसे सिंपल हो गया। अब एक्सपेंड करने से पहले क्या काम करना पड़ता है? जीरोस। तो हम क्या करें? कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो मेरे पास ये आ गया 0 0। यहाँ से कितना आ गया? इसका उल्टा करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये 0 और ये बनेगा मेरे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये वाला सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये 1, ये बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया? 1। ये वाला भी कितना हो गया? कॉमन कितना आ रहा है? 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अरे आ रहा है, ये तो उल्टा लिख दिए, ये एक्स प्लस वाई माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से कॉलम 1 से एक्स प्लस वाई माइनस 1 कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 से भी एक्स प्लस वाई माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर तो क्या आ गया? यहाँ क्या बचा? 0 0 1 0 माइनस 1 1 1 बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई और ये आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 1। क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन। और इसको 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो केवल क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई बराबर 1 आ रहा है। तो क्या इक्वेशन बन गई? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स रो बाय रो। 4 तरीके हैं: रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम और कॉलम बाय रो। इसमें हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं रो बाय कॉलम, ये वाला। क्योंकि ये क्या होता है, ये वाला तरीका मैट्रिसेस में भी काम आता है। तो हम जनरली एक ही काम कर लेते हैं, यही सबसे ज़्यादा काम आता है हमारा रो बाय कॉलम। मैट्रिसेस में बाकी 3 काम नहीं करते हैं, डिटरमिनेंट में चारों काम करते हैं, लेकिन हम बाकी 3 यूज ही नहीं करते हैं। अब कैसे भी करें काम चल जाएगा यहाँ पे। तो मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने C बराबर 2 डिटरमिनेंट है A इंटू बी, तो इनका दोनों का ऑर्डर सेम ही होगा, ऑर्डर ऑफ n। तो अगर मैं इसका एक एलिमेंट लेता हूँ C का ij एलिमेंट, तो Cij इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A by corresponding elements of jth column of B। जैसे मैं C12 की बात, इसमें जो A होता है वो होता है प्री मल्टीप्लायर और B होता है पोस्ट मल्टीप्लायर। A होता है प्री मल्टीप्लायर, B होता है। तो मैं C12 की बात करूंगा, इसका मतलब फर्स्ट रो ऑफ A एंड सेकेंड कॉलम ऑफ B, फर्स्ट रो ऑफ A एंड सेकेंड कॉलम ऑफ B। ये रो बाय कॉलम में। जैसे मैं कॉलम बाय रो कर रहा होता तो मैं क्या करता? फर्स्ट कॉलम ऑफ A बाय सेकेंड रो ऑफ B। और मैं कॉलम बाय कॉलम कर रहा होता तो फर्स्ट कॉलम ऑफ A एंड सेकेंड कॉलम ऑफ B। लेकिन बाकी चीज़ आपको याद ही नहीं करने, कुछ काम ही नहीं आते, फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका और कंफ्यूज भी करेंगे आप। आपको एक ही जगह यूज करना है, रो बाय कॉलम, हर जगह वही काम आता है। तो बता दिया मैंने, होते हैं 4, लेकिन मेरे काम के नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा मैं। तो मान लो मेरे पास इस तरह से डिटरमिनेंट है, ये 2 डिटरमिनेंट है, ये A है ये B है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको? C।
और मेरे को सी आई जे चाहिए, तो वो कब मिलेगा मुझे? जब मैं यहाँ से लूँगा AI1 AI2 से लेके AIN, तो ith रो विद तो B1J B2J से लेके दिस इज jth कॉलम। तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से होगा, सेकंड वाला सेकंड से होगा, तो मेरा जो CIJ है, जो मेरा CIJ वो क्या हो गया? AI1 B1J AI2 B2J AI3 B3J से लेके AIN BNJ। तो बेसिकली CIJ जो आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है? सिग्मा R1 से लेके N AIR BRJ, ये आ रहा है क्या? ये आ गया, दिस इज योर CIJ। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने एक दो डिटरमिनेंट ले लिए, A11 A12 A21 A22 और एक लेता हूं B11 B12 B21 B22 और मुझे इसे निकालने C11 C12 C21 C22, ये निकालना। तो देखो मैं ध्यान से देखना यहाँ पर, जैसे मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ तो पहला एलिमेंट का मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 B11 प्लस A12 B21। सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A11 B12 प्लस A12 B22। 21 एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 B11 A22 B21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 B12 A22 B22। क्लियर है क्या? इसमें आप एक काम करो, पहले पूरे डिटरमिनेंट को टर्म्स को ओपन कर लो, एक्सपेंड नहीं करना है, टर्म्स को ओपन करना है। आप टर्म्स को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? दो ध्यान से, 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, 1 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, 1 प्लस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx, यही आएगा। नीचे क्या आएगा? 1 प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ay, अगला कितना आएगा? 1 प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2by, 1 प्लस c स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2cy, ऐसे ही 1 प्लस a स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2az, 1 प्लस b स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2bz, 1 प्लस c स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2cz, ये आएगा। अब जो हमारा सबसे मेजर स्टेप होता है यहाँ पे, उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो दो डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट है, कंफर्म है, ये 100% है कि दो डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। तो आप एक काम करो, दो डिटरमिनेंट ब्लैंक लिख के बैठ जाओ। भाई यहाँ तो हम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत हिंट है, एग्जाम में कई बार सोचना पड़ता है ये, ठीक है ना। अब इसमें तरीका क्या होता है, आप रो वन को देखो, रो वन में जो कॉमन दिख रहा है ना वो यहां रो वन में आएगा। तो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? 1 एक्स स्क्वायर और ये x, ये सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 एक्स स्क्वायर और ये किससे मल्टीप्लाई हो? 1 a स्क्वायर 2a से। तो देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है? अब सिमेट्रिक एक मिल गया ना आपको, बाकी अपना मिल जाएंगे। फिर अगला क्या होगा? 1c स्क्वायर 2c, यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? एक क्रैक कर लिया आपने तो बाकी अपना क्रैक हो जाता है। थोड़ा मैनिपुलेशन होती है, तो सोचना पड़ता है इसको। तो हो सकता है पहली बार में गलत आ रहा हो तो एक दो बार चेंज भी करना पड़े आपको। क्लियर है क्या? अब इतना हो गया ना, अब ध्यान सुनना है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर तो इन दोनों को चेंज करो और इन दोनों को चेंज करो, दो माइनस आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। अब ये क्या बन गया? 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। इसके फैक्टर क्या होते हैं?
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और इसके क्या होंगे, समझ में आ गया? तो अभी एक प्रूफ हुआ है, अभी एक बाकी है, ये वाला प्रूफ नहीं हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसकी एक टर्म को एनालाइज करो आप, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। मतलब क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को, क्योंकि a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे ही दोनों को इंटरचेंज किया, बाहर क्या आ गया, माइनस, अंदर क्या बचा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 वाई स्क्वायर वाई, 1 जेड स्क्वायर जेड। और यहां पे कितना आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 2a 2b 2c। अब मल्टीप्लाई करो दोबारा से, 1a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, तो क्या आ गया, फिर अगला b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, तो b प्लस अगला वाला ये आ गया a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये b प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये c प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये a प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये b प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये c प्लस जेड का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ? क्लियर है क्या? थोड़ा ट्रिक, रो वन में क्या कॉमन दिख रहा है, a1 b1, तो ये समझ में आ गया कि इसकी रो वन तो a1 b1 ही होगी। तो ये आ गया a1, ये b1, तो यहाँ पे क्या होगा, l1 m1, l2 m2, l3 m3, यहाँ पे क्या आ गया, a2 b2, यहाँ पे कितना आ गया, और बाकी कुछ भी ले लिया तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएंगे। खत्म। तो बाकी सारे क्या रहेंगे, जीरो, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी लिया तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा आपके पास। क्लियर है क्या? आपने पहले दो ले लिए होंगे और तीसरे में फंस गए होंगे आप। कितने लोगों ने पहले दो ले लिए थे और तीसरे में फंस गए थे? समझ में आया? तो क्या बनेगा यहाँ पे, पहला एलिमेंट 1 1 1 1 2 आ गया। अब ये चाहिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा, ये अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा के फैक्टर्स हैं। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे गामा डेल्टा। अब यहाँ पे चाहिए दोबारा से अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आ गया गामा प्लस डेल्टा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ गामा डेल्टा, यहाँ अल्फा बीटा। अब कर लो मल्टीप्लाई, देखो सेम आ रहा है क्या। और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, क्लियर है क्या? बस यहाँ रिवर्स करना था। और देखें तो ये लिखा हुआ है मेरे पास cos a cos p प्लस साइन a साइन p, ऐसे cos a cos q प्लस साइन a साइन q। ये लिखा हुआ है cos a cos r प्लस साइन a साइन r। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, cos a एंड साइन a। तो ये आ गया cos a साइन a, और मल्टीप्लाई हो रहा है cos p साइन p, cos q साइन q, cos r साइन r, cos b साइन b, cos c साइन c, और बाकी सारे जीरो। क्लियर है क्या? वो ये फैक्टर था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये कौन सा डिटरमिनेंट होता है, साइक्लिक वाला। और स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब कितनी बार आ रहा है, 2 बार। नेगेटिव आता लेकिन वो पॉजिटिव हो गया स्क्वायर की वजह से। इसका मतलब कौन सा आ गया, ए बी सी ए बी, ये वाला, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये वाला आ गया। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आ गया नहीं आ गया? समझ में आ रहा है ये? और जो दूसरा वाला है ये वाला लेके आना है आपको। इसके लिए क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज करके तो क्या आएगा, माइनस। उस माइनस को ले जाओ यहाँ पे रो वन में। तो जैसे ही आपने इंटरचेंज किया तो ये आ गया ए बी सी ए बी,
इंटरचेंज किया तो ये आ गया माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सी ए बी बी सी ए। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? इसमें एक क्वेश्चन और डिजाइन किया जाता है, वो बताया था आपको मैं। इसकी वैल्यू आती है ये ना, जो लिखा हुआ है ये एक डिटरमिनेंट के बराबर और आता है। वो जैसा आर्टिकल तो बाद में आएगा, लेकिन बता देता हूं क्या आएगा वो। ये आएगा मेरे पास बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए बी माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद ये वाला आएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। ये वाला आएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर। ये वाला आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आएगा ना, सॉरी गलत लिख दिया है, बी सी माइनस ए स्क्वायर। और लास्ट वाला आएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। ये आएगा। अब ये वाला मैंने दिया नहीं था, ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका थ्योरी ही डिफरेंट है। बेसिकली जो ये, अगर इसको डेल्टा बोल दें, इस फाइल को डेल्टा बोल दूं, तो मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है। अब एक कंसेप्ट होता है डेल्टा ऑफ सी इज डेल्टा पावर n माइनस वन। ये आगे आएगा, इसका प्रूफ बाद में आएगा। डेल्टा सी का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर कितना होता है? डेल्टा की पावर n माइनस वन, जहां पे n क्या है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो डेल्टा सी कितना हो गया? डेल्टा स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा स्क्वायर। किसके बराबर होगा ये? डेल्टा सी। तो जो ये लिखा हुआ है, आप देखो इसी डिटर्मिनेंट का डेल्टा सी लिखा हुआ है। इसका कोफैक्टर कितना आएगा? बी सी माइनस ए स्क्वायर। इसका कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए सी विद नेगेटिव, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? इसमें कुछ गलती करिए एक मिनट ना। इस वाले का कितना आएगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये गलत लिख दिया मैंने। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। हाँ ठीक, अब सही है। क्लियर है क्या? इसमें देखिए अपन, तो एस नॉट का मतलब क्या होगा? एस नॉट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 3। एस वन का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ये अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4। ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है। दो डिटरमिनेंट लिखे मैंने, ये 1 1 1 1 1 1, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आएगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। क्लियर है क्या? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये आर्टिकल जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब मान सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में क्वेश्चन आता है। इसका आता ही आता है, मतलब फर्स्ट श्योर है कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा। हो सकता है कभी एक साल रह भी जाए, लेकिन मोस्टली 10 साल की बात करूँ तो 8 बार तो आया हुआ क्वेश्चन। या मेरा मेंस में होगा एडवांस भी पूछता है आंसर, तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है।
तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस नॉट प्लस बराबर c1, और दूसरा आ गया a2x प्लस b2y बराबर c2। ये आ रहा है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, b2c1 माइनस b1c2 बाय a1b2 माइनस a2b1। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे x ये आ जाएगा, और y आएगा a1c2 माइनस a2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। एक बार इसको b2 से मल्टीप्लाई किया, इसको b1 से माइनस कर दिया तो x आ गया। ऐसे a1 a2 से मल्टीप्लाई करके y आ जाएगा, निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो याद करना खुद में बहुत लेंदी होता है कि इतना बड़ा सा सॉल्यूशन आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया जाता है इसको। हम जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के, उससे एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, a1 b1 a2 b2 बना लिया आपने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x को ले जा रहा हूँ मैं अंदर कॉलम 1 में, a1x a2x b1 b2 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस y टाइम्स कॉलम 2। तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स डी बराबर कितना आ गया, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y b1 b2, और a1x प्लस b1y की वैल्यू कितनी होती है, c1 c2 b1 b2। तो मेरे पास ये आ गया है एक्स डी बराबर c1 b1 c2 b2। इसको मैंने बोल दिया एक नया डिटर्मिनेंट d1। d1 नहीं बोल सकते हैं, डेल्टा 1 नहीं बोल सकते हैं, दोनों यूज किए जाते हैं। मैं d1 यूज कर रहा हूँ, कोई डाउट है। सेम तरह से मैंने एक बार y से मल्टीप्लाई किया इनिशियल वाले को, इसको ले गया मैं कॉलम 2 में, तो ये आ गया a1 a2 b1y b2y, और इसमें किया कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस x टाइम्स कॉलम 1। तो yd क्या बन गया मेरे पास, a1 a2 c1 c2। तो मेरे पास इक्वेशंस क्या आ गई, xd बराबर d1 yd बराबर d2। ये आ रहा है पास, और d1 d2 हमें पता ही है। तो इस फॉर्म में याद करना थोड़ा सिंपल है। आपको बोले सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे इक्वेशंस। हम ये समझने के लिए कर रहे थे दो वेरिएबल में। हमारा जो मेन काम है वो दो वेरिएबल का नहीं है, 3 वेरिएबल का है। हम जो काम करने वाले हैं वो 3 वेरिएबल में करने वाले हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 3 वेरिएबल्स की आएंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। जब x और y में दो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशंस, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, x और y में दो लीनियर इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, स्ट्रेट लाइंस। और 3 वेरिएबल में प्लेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन। तो ये बेसिकली 3 प्लेन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, 3 प्लेन के सॉल्यूशन क्या पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है ये यहां भी आएगा, सेम पूरा आर्टिकल, कंप्लीट आर्टिकल वेक्टर थ्योरी में भी आएगा, ये वेक्टर थ्योरी में आता है। तो जो मैं इस आर्टिकल को पढ़ाता हूं वो मैं डिटरमिनेंट प्लस वेक्टर थ्योरी को मिक्स करके पढ़ाता हूं। वेक्टर थ्योरी हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन उससे क्या है आप विजुलाइज कर पाएंगे कि सॉल्यूशन आ क्या रहे हैं। एक बार आपने विजुलाइज कर लिया तो आप ये मान के चलो इतना ईजी हो जाता है क्वेश्चन कि अगर हम वैसे करते हैं डिटरमिनेंट से तो लेंदी होता है, वेक्टर थ्योरी से करते हैं तो सिंपल पड़ता है। तो मैं दोनों सिखा दूंगा आपको ना। तो हम ये बात करें यहाँ पे, तो सेम तरीका, पहले डी लिया हम लोगों ने, डी लिया तो मैं कितना आ गया मेरे पास, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आ रहा है। इसे x से मल्टीप्लाई किया और x को कहाँ ले जाएंगे आप, कॉलम 1, a1x a2x a3x b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब क्या ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस y टाइम्स कॉलम 2 z टाइम्स कॉलम 3। तो एक्स डी बराबर कितना बन जाएगा,
C1 C2 C3 B1 B2, सॉरी वो D1 था वहाँ पे, D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको हमने क्या बोल दिया? D1। क्या बोल दिया इसको? D1। तो बेसिकली सिंपल सा तरीका है। D1 का मतलब क्या है? x से कोफिशिएंट हटाओ और कांस्टेंट टर्म डाल दो। ऐसे ही YD बराबर कितना होगा? D2। D2 क्या होगा बताओ? y के कोफिशिएंट हटा दो और कांस्टेंट टर्म डाल दो, तो ये आ गया A1 A2 A3, ये D1 D2 D3 ये वाला, और ये किसके बराबर है? D2 के। सिमिलरली ZD ये किसके बराबर हो गया? A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3, ये आएगा। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है क्या? तो हमारे पास इक्वेशन जो बन गई है वो बन गई है XD बराबर D1, YD बराबर D2, ZD बराबर D3। ये तीन इक्वेशन बन गई है मेरे पास। इससे आप सोल्यूशन निकल जाएगा आपका आराम से। अब इसमें समझते हैं हम। यहां पे हमने बोला यहां पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली हम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तीन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमने ये आ गया मेरे पास। तो मेरे दो इक्वेशन बनती है, यहां पे दो सॉल्यूशन आते हैं। एक तो आता है कंसिस्टेंट, इसका मतलब पोजेस सॉल्यूशन। एक होता है इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है ना? अब मुझे बताइए यहां पे अगर D नॉन जीरो हो गया, D क्या हो गया? तो क्या मैं D से डिवाइड कर सकता हूं? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D1/D, y की वैल्यू D2/D, z की वैल्यू D3/D निकाल सकता हूं। तो x y z यूनिक मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो अगर मेरे पास D नॉन जीरो है तो इसमें दो केस बना लेते हैं। एक तो आ गया D नॉन जीरो, तो यहाँ पे आ गया पास, हाँ यहाँ पे हम ले रहे हैं D नॉन जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास D नॉन जीरो का मतलब आ गया यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ गया? यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में भी दोबारा केस बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? एक बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन एंड नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब जीरो का मतलब क्या है कि x y z ये तीनों क्या हो जाए? जीरो। ये कब होंगे जीरो? जब D1 D2 D3 तीनों क्या हो? जीरो। और इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो। क्लियर है क्या? अब मैं बोल रहा हूं अगला वाला कि D1 D2 D3 चारों जीरो हो जाए। अब मुझे बताओ x इंटू डी है,
तो 0 इंटू एक्स बराबर 0। एक्स क्या लूँ, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो कितने सोल्यूशन आएंगे यहाँ पर अब, इनफाइनाइट। कितने आएंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन आ रहे हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ में आया क्या। अब यहाँ पे अगर d 0 हो जाए बट एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। अगर मेरे पास सारे जीरो हो जाए और क्या सॉरी d 0 हो जाए और d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन जीरो, तो क्या d से डिवाइड कर पाएंगे आप। जैसे मैं लिखा x इंटू 0 बराबर 3, तो x की वैल्यू निकल पाएगी क्या। भाई यहाँ पे जीरो है और वहां पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, नॉन जीरो लिखा हुआ है, बराबर आएंगे कभी, तो बराबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या, समझ में आ रहा है इतना, क्लियर है यहाँ तक, तो सबको क्लियर है, ठीक है। ये तो हुआ इसका एक्सप्लेनेशन किससे, डिटरमिनेंट से। किससे हुआ, अब मैं बात कर रहा हूँ प्लेन से। किससे बात कर रहा हूँ, कि प्लेन से इसको विजुअलाइज करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब तक आपको प्लेन समझ में नहीं आएगा आप ये मान के चलना अच्छा क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे आप। क्लियर है क्या। तो आप जो रिकॉर्डिंग देख रहा होगा उसको समझ में आएगा भी नहीं। रजिस्टर दो, रजिस्टर दो, मॉड्यूल दो, उठाने में सीधे 3 मॉड्यूल, 3 नहीं, हाँ 3 दे दो। नाम लिखाओ, दोबारा दूंगा तो नाम लिख दो पहले एक बार, वापस मिल नहीं पाएगा अदरवाइज। वहाँ नाम लिखाओ ना बस। यहाँ देखिए आप, आपको बेसिकली वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपके पास 3 प्लेन है और 3 प्लेन के इंटरसेक्शन है। क्या है आपके पास, 3 प्लेन के इंटरसेक्शन। तो ध्यान रखना हमेशा, अगर 2 प्लेन्स पैरेलल नहीं है, 2 प्लेन्स, तो वो हमेशा एक लाइन पे इंटरसेक्शन करते हैं। जैसे 2 लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो किस पे इंटरसेक्शन करती है, पॉइंट पे। ऐसे ही अगर 2 प्लेन पैरेलल है तो इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर वो पैरेलल नहीं है तो किस पे इंटरसेक्शन करेंगे, वो लाइन पे। तो मैंने बस क्या किया, ये 2 प्लेन लिए यहां से, ये आ गया, ये लाइन आ गया यहाँ से। अब ये तीसरा प्लेन लिया, इस तीसरे प्लेन को यहां पे ले लिया, तो इनका जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो अंदर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्योंकि इन 2 प्लेन से भी एक लाइन आई, इन 2 प्लेन से भी एक लाइन आई, तो तीनों की लाइन सेम पॉइंट पे पास कर रही है, तीनों की लाइन। तो जो सेम पॉइंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड। तो जो तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ रहा है दैट इज यूनिक पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये पॉइंट ओरिजिन हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर ये पॉइंट ओरिजिन नहीं है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये समझ में आया यूनिक सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, यूनिक में किसी डाउट। अब मुझे बताओ इनफाइनाइट कैसे आएंगे। दो प्लेन तो ये रहे, लाइन आ गई, तीसरा वाला भी कहां से पास कर जाए, उसकी लाइन से। ये तीनों प्लेन सेम लाइन से, तीनों प्लेन, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये वाले होंगे। तो आप मुझे बताओ क्या एक्स वाई जेड की हर वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आएगी, कौन सी आएगी, जो इस लाइन पे होगी। अगर आपको ये प्लेन्स नहीं पता हो तो फंस गए आप। आपको लगता है ऊपर डिटरमिनेंट से क्या लग रहा है, सारे आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं क्या। अब वो एग्जाम में पूछेगा आपसे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं वो क्या होंगे। तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है आपसे, लाइन की इक्वेशन। क्या पूछ रहा है, तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछता है आपसे, वो हमको लगता है इनफाइनाइट कैसे पूछ सकता है, वो बेसिकली लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। तो तीनों प्लेन किससे पास कर रहे हैं, एक लाइन से। समझ में आ गया, इनफाइनाइट क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन। मतलब नो सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, जैसे हमने यहां पढ़ा, वापिस कर ले, अरे नीचे से पकड़, नीचे से बस। ये अपना प्लेन है, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, क्लोज कर दो। तो क्या बन रहा है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बन रहा है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो क्या ये तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्शन करेंगी, नहीं करेंगी। ये दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। एक केस और होता है तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए, या 2 पैरेलल एक इंटरसेक्शन, तो 3 केस होते हैं इसमें। तो नो सॉल्यूशन के 3 केस, एक तो ये वाला। इसमें हम एक क्वेश्चन और डिजाइन होगा, वो आएगा वेक्टर थ्योरी में, कि जो ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है इसके ट्रायंगुलर फेस का एरिया,
ट्रायंगुलर फेस का या बोलते हैं इस प्रिज्म का क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया वही होता है। वो क्या पूछेगा आपसे, वो आपको 3 प्लेन दे देगा, कराऊंगा ये क्वेश्चन क्लास में जब वेक्टर 3D में, अभी नहीं। वो बोलेगा आपसे कि जो 3 प्लेन है उनका सॉल्यूशन क्या है, और उससे बनने वाले प्रिज्म या कोई और लैंग्वेज यूज कर लेगा, जो भी कर्व बन रहा है उससे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए। तो क्या बन रहा है, इनफाइनाइट प्रिज्म बन रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का एरिया। वो कैसे निकालना है वो मेरे काम का नहीं है, बस समझा दिया, क्वेश्चन बनता है ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। अरे क्लियर है क्या? तो हम जो मैंने समझाया है वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या बनेगा यहाँ पे। तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करें हम यहाँ पे, तो नीचे अलग से बना देता हूँ मैं, इससे आपको दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये 2 प्लेन है और तीसरा प्लेन कुछ इससे पास कर लो। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट, दिस पॉइंट इज यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, सेकंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो इसमें क्या होगा, ये आ गया प्लेन, और तीसरा प्लेन भी ये आ गया, दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो लाइन आ रही है वाली, दिस लाइन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ यहां पे जो लिख रहा हूं मैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। solution only which satisfy the equation of line। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारा आंसर है। अगर इसमें इफ ऑल 3 प्लेन्स ओवरलैप देन ऑल्सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर तीनों ओवरलैप पर जाते हैं तो भी तो इनफाइनाइट ही आएंगे मेरे पास। समझ में आ रहा है क्या? वो केसेस जनरली पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक है केस है मेरे पास। तीसरा नो सॉल्यूशन, और मैं नो सॉल्यूशन की बात करूंगा यहाँ पे, तो कैसे बनेगा यहाँ पे, दिया 3 प्लेन्स, प्लेन P1 P2 P3। तो यहाँ 3 लाइन्स आ रही हैं, L1 L2, सॉरी दिस इज L1 L2 L3। तो L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3। तो these 3 planes will form infinitely long ट्रायंगुलर प्रिज्म। और क्या केस होते हैं, क्या बताया था मैंने आप लोगों को भी? तो अपने पास 2 पैरेलल हो, 2 पैरेलल प्लेन हो गए, और तीसरा प्लेन कैसे जाएगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, और केस नंबर 3 क्या होगा, तीनों पैरेलल हो। जब तीनों पैरेलल प्लेन्स होते हैं ना, इसमें ध्यान रखना, इसमें भी D1 D2 D3 कितना आता है, 0। तो ये एक एक्सेप्शन है जो मैथ्स में भी होता है कि D1 D2 D3 में 0 आने पे भी
प्लेन्स का सॉल्यूशन नहीं आता है, उसमें क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशन। और जेई ने गलती कराई हुई है, जेई मेंस में एडवांस में क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में भी, वो गलती करा चुका है। लोगों को लगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, बाद में चेक किया प्लेन्स पैरेलल हो गए थे। एडवांस में भी कराई है, एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, मेंस में भी आ चुका, एडवांस में सेम कंसेप्ट पे। लोगों को याद ही नहीं रहता है कि बस चारों जीरो हुए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मान लो तुमने क्रॉस चेक ही नहीं किया कि जो के की वैल्यू निकल के आ रही है उससे प्लेन्स क्या होगा, पैरेलल, उससे प्लेन्स क्या होगा है, बस पूरा क्वेश्चन गलत। लोगों ने चेक ही नहीं किया उसको। समझ में आया क्या, कोई डाउट? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो जीरो हुआ था, अब पॉइंट है नो सॉल्यूशन में जीरो क्यों हो रहा है? भाई मैथमेटिकल रीजन होना चाहिए ना कि सही जीरो कैसे आ रहा है, कि दोनों में जीरो कैसे पॉसिबल है, कि सेम वैल्यू पे। भाई ये केमिस्ट्री तो है नहीं, मैथ्स में कुछ तो लॉजिक होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ये जीरो आ रहा है तो जीरो आया कैसे? वहाँ तो हमें दिखाया कि एक्स वाई जेड आ रहा है, तो यहाँ कैसे आया ये? तो देखना यहाँ पे, अगर तीन पैरेलल प्लेन्स है मेरे पास, तो तीन पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर d1, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम। तो क्या बोल, रेशियो सेम होगा, हो गया सेम। तो यहाँ पे देखो डी तो जीरो ही आ रहा है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, डी जीरो आएगा नहीं आएगा। अब डी वन बताओ कितना आएगा, ए सॉरी डी वन डी टू डी थ्री बी 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 सी सी सी। अब कॉलम टू से कॉमन क्या आ रहा है, बी, और कॉलम थ्री से तो दोनों क्या होगा, सेम। कितना हो गया, जीरो। ऐसे डी टू निकालेंगे वो भी क्या आएगा, डी थ्री भी निकालेंगे क्या आएगा, इसलिए प्रॉब्लम आती है। क्लियर है क्या? डिटरमिनेंट वाले मेथड से करना है, डी वन डी टू डी थ्री निकाल के।